नमस्कार, मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज एक कविता याद आ रही है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ग्रेट शैलेंद्र जी की कविता है ये। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जोरदार तालियां सबसे पहले शैलेंद्र जी के लिए। ये प्रेरणादायक कविता मैंने सुनाई आपको। तो आज के ट्रिविया की झलक। आज एक स्टोरी होगी अमिताभ बच्चन के अनोखे फैन की, उस फैन की जिसके स्वागत के लिए पूरा बच्चन परिवार अपने घर के बाहर हाथ में माला लिए इंतजार कर रहा था, और जिस फैन के आते ही अमिताभ उसके पैरों में झुक गए। कौन था ये अनोखा फैन? फिर होगी कहानी एक्ट्रेस मनोरमा के जीवन से जुड़ी हुई। बताऊंगा कि किसने रोका मनोरमा को एक ऐसे सफर पर जाने से जो बन सकता था उनकी जिंदगी का आखिरी सफर। कौन था वो आदमी जिसने दिया जीवन दान मनोरमा को? जानेंगे इस कहानी में। फिर देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग का एक मजेदार किस्सा। एक फॉरेनर ने देवानंद को सचमुच का टैक्सी ड्राइवर समझ लिया। फिर क्या हुआ ये भी पता चलेगा आज। गुजरे जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी को याद करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। अंत में श्रोता का प्रश्न। आज बीकानेर के रामेश्वर पवार के सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या पाकिस्तान के प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का फिल्मों से कोई संबंध रहा है? तो ये सब होगा आज के सफर में। आज की पहली स्टोरी है अमिताभ बच्चन के एक फैन की। बात है 1982 की। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। ऑपरेशन के बाद जब वो कोमा में चले गए तब सारे देश में एक मातम सा छा गया। देश की जनता अपने प्रिय नायक के जीवन के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में दुआएं मांग रही थी। लोगों ने व्रत उपवास रखे, मन्नतें मांगी। हर कोई अपने कान रेडियो बुलेटिन्स में लगाए रखता था और हर व्यक्ति सुबह अखबार का इंतजार करता। देश के हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका अपना कोई जिंदगी की जंग से जूझ रहा हो। ऐसे माहौल में अमिताभ के चाहने वालों ने ऐसी ऐसी मन्नतें मांगनी शुरू कर दी जो पूरी करना बहुत तकलीफदेह था। ऐसी ही एक मन्नत मांगी वडोदरा के भाई अरविंद पंड्या ने। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर अमिताभ ठीक हो जाते हैं तो वो वडोदरा के डांडिया बाजार स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से उल्टी दौड़ लगाते हुए मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर तक आएंगे। मुश्किल काम, डिफिकल्ट। 2 अगस्त 1982 को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की दुआएं फलित हो गईं। अमिताभ बच्चन कोमा से बाहर आ गए। इसीलिए अमिताभ बच्चन 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन मानते हैं। अमिताभ जब रिकवर होकर वापस घर आए तब अमिताभ के करोड़ों प्रशंसकों के साथ अरविंद पंड्या भी अपनी मन्नत के अनुसार डांडिया बाजार वडोदरा के सिद्धि विनायक मंदिर से उल्टी दौड़ लगाते हुए बंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के लिए रवाना हो गए। लगभग 450 किलोमीटर के इस सफर में जगह जगह लोग मिले, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे इस दीवानगी के लिए। इस हौसला अफजाई ने उनके सफर को आसान बना दिया। 13 दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जब वो बंबई पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिद्धि विनायक के दर्शन किए और विघ्नहर्ता का धन्यवाद करने के तुरंत बाद वो सीधे अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा पहुंचे।
उनके सफर की सारी थकान तब काफूर हो गई जब उन्होंने देखा कि उनका स्वागत करने के लिए पूरा बच्चन परिवार प्रतीक्षा के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही अमिताभ ने भाई अरविंद पंड्या को देखा, अमिताभ अपने लिए की गई इस कठिन तपस्या से इतने भाव विभोर हो गए कि वो अरविंद के पैरों में झुक गए। अरविंद के पैर छूने ही वाले थे कि अरविंद ने उन्हें रोक लिया। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी ने अरविंद पंड्या को गले लगा लिया। जया ने अरविंद पंड्या के हाथ में राखी बांधी और पूरे परिवार ने इस प्यार और सम्मान के लिए अरविंद पंड्या का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। अरविंद पंड्या के इस जज्बे को सलाम, इस भावना को सलाम। हमारे देश में लोग फिल्म स्टार्स को कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, पूजते हैं, मंदिर बनाते हैं। इस देश का आदमी फिल्म वालों को इतना मानता है। क्या फिल्म वाले, फिल्मों में काम करने वाले, ये नायक नायिकाएं क्या अपने देश को कुछ दे पाते हैं जितना उनके फैन उन्हें देते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप सबसे चाहूंगा। क्या फिल्मी हीरो हीरोइन उतना देश को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उतना देश में योगदान दे पाते हैं जितना उनके फैन उनके मंदिर बना के उनकी पूजा करके करते हैं? प्लीज अपने एसएमएस में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, प्रतीक्षा करूंगा। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में लाहौर में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित कर लेने के बाद लाहौर में ही मनोरमा ने एक हीरोइन के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया था। कामयाबी उनके कदम चूमने लगी थी। वो राजन हक्सर से शादी कर चुकी थी और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। वक्त ने करवट ली और एक ऐसा कहर ढाया जिससे लाखों जिंदगियां तबाह हो गईं। अपनों का साथ छूट गया, लोग बेघर हो गए। ये ट्रेजेडी थी मुल्क के बंटवारे की, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया को खंड खंड में बांट दिया गया। भारत विभाजन के समय 1947 में मनोरमा और उनके पति राजन हक्सर लाहौर से बंबई आ गए थे। बंबई में कुछ दिन तलाश करने के बावजूद कोई काम नहीं मिला। वापस लाहौर लौटने में जान का खतरा था। फिर भी निराश और मायूस होकर मनोरमा जी ने वापस लाहौर जाने का मन बना ही लिया। जिस दिन उन्हें वापस लाहौर लौटना था, बंबई में उनके मित्र स्टार अभिनेता चंद्रमोहन ने कुछ दिन और ठहर जाने के लिए कहा। चंद्रमोहन के बहुत इसरार करने के बाद मनोरमा अनमने मन से रुक गईं। लाहौर जाने का फैसला कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब संजोग देखिए कि खबर आई कि जिस ट्रेन से मियां बीबी वापस लाहौर जाने वाले थे, उसका एक भी यात्री जिंदा लाहौर नहीं पहुंच सका। ट्रेन के सभी यात्रियों को रास्ते में ही मार डाला गया। अगर मनोरमा उस सफर पर निकल जाती तो शायद ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होता। अनजाने में ही सही, पर चंद्रमोहन ने मनोरमा की जान बचा ली। 50s और 60s में दो छोटी छोटी बहनें अक्सर छोटे छोटे बच्चों के रूप में फिल्मों में काम करती थीं और इतनी मशहूर हो गईं कि इन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा। वो बहनें थीं डेजी ईरानी और हनी ईरानी। आज मैं बात करूंगा इन्हीं दो बहनों में से एक बहन की, जिसका नाम है डेजी ईरानी। डेजी की कुछ फिल्में याद दिलाना चाहता हूं। जागते रहो, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, कंगन, दुनिया ना माने, धूल का फूल, चिराग कहां रोशनी कहां, आरजू वगैरह वगैरह। डेजी ईरानी ने पहली फिल्म तब की जब वो 2.5 या 3 साल की थी। हुआ यूं कि उनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर डायरेक्टर बिपिन गुप्ता रहते थे। वो एक फिल्म के लिए एक छोटे बच्चे को तलाश करने में लगे थे। डेजी एक दिन अपने बड़े भाई का शर्ट पहने हुए बिल्डिंग में खेल रही थी। बिपिन गुप्ता को लगा कि यह लड़का है और उन्होंने डेजी की मां से डेजी के फिल्म में काम करने के लिए इजाजत मांगी। डेजी के पिताजी एक रेस्टोरेंट चलाते थे जो बहुत अच्छा चल रहा था। वो बच्ची के फिल्म में काम करने के सख्त खिलाफ थे, पर मां चाहती थी कि बच्ची फिल्मों में काम करे और मां जिद पर अड़ गई। मां की बात माननी पड़ी और इस तरह डेजी फिल्मों में काम करने लगी।
डेजी की पहली रिलीज्ड फिल्म थी टकसाल। उसके बाद सभी बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े बैनर्स की फिल्मों में उन्होंने काम किया और डेजी बन गई स्टार। महंगी गाड़ियां, महंगे खिलौने, सेट पर स्टार्स का भरपूर प्यार, सब कुछ मिला। डेजी अपने काम में परफेक्ट थीं, कभी कैमरा कॉन्शियस नहीं रहीं। एक बार उन्हें एक डायरेक्टर ने बताया कि कभी कैमरे की तरफ मत देखो और अपने चेहरे पर हाथ मत लगाओ, इससे मेकअप खराब हो सकता है। एक दिन अशोक कुमार के साथ सीन शूट हो रहा था, सो छोटी सी डेजी ने यही इंस्ट्रक्शन अशोक कुमार को भी दे डाले, जैसे कि वो न्यू कमर हों। दादा मुनि ने भी इस हिदायत को उसी तरह लिया जैसे कोई सीनियर उन्हें समझा रहा हो। डेजी की जिंदगी को जैसे पंख लग गए थे, पर 3-3 शिफ्ट्स में काम करके वो 2 चीजें बहुत मिस कर रही थीं। एक अपना बचपन और दूसरा स्कूल। काम की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक अजीब सा ट्रेंड है कि वो किसी भी कलाकार को ना चाहते हुए भी टाइप कास्ट कर देती है। डेजी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक बार छोटे लड़के का रोल कर लिया तो बस उन्हें लड़के के रोल्स ही मिलने लगे, पर जब वो बड़ी होने लगी तो लड़के के रोल्स करना मुश्किल होता गया और रोल्स मिलना भी कम होता गया। इन्हीं दिनों उनकी मां ने अपनी बड़ी बेटी यानी फराह खान और साजिद खान की मम्मी को सलीम खान के साथ लेकर एक फिल्म स्टार्ट की, प्रोड्यूस की, बचपन। फिल्म बुरी तरह डूब गई। डेजी ईरानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने बचपन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उनकी मां ने सारा पैसा डुबो दिया। लेकिन पिता ने परिवार का पूरा ख्याल रखा और बेटियों की कमाई से एक पैसा भी नहीं लिया डैडी ने। एक दिन एक फिल्म के सेट पर डेजी की मुलाकात हुई लेखक और निर्देशक के शुक्ला से। थोड़े दिन के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक फिल्म में उन्हें लीड रोल भी ऑफर हुआ। फिल्म का नाम था टार्जन की बेटी। अब डेजी के सामने 2 रास्ते थे, वो अपना जीवन साथी चुने या फिल्म। उन्होंने जीवन साथी चुन लिया। मां ने यहां भी प्रोटेस्ट किया, सो दोनों ने प्लान बनाया कि भागकर शादी कर लेंगे। ऐसे में पिता ने बेटी का साथ दिया। उन्होंने कहा शादी करनी है तो शालीनता से करो, शान के साथ करो। डेजी पारसी हैं और शुक्ला हिंदू थे, लिहाजा दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद कबीर, वर्षा और ऋतु 3 बच्चे हुए और अब वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। 1990 में उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल खोल लिया और अपने आप को फिर से व्यस्त कर लिया। लंबे अंतराल के बाद मिड 90s में उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी दूसरी इनिंग की फिल्मों में खास हैं अहंकार, आस्था, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, हाउसफुल, शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी और अभी हाल में ही रिलीज हुई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। डेजी ईरानी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की दुआ करते हुए आइए सुनते हैं फिल्म कैदी नंबर 911 का ये गाना, मीठी मीठी बातों से बचना जरा। 1954 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर देवानंद के करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म। देवानंद ने इस फिल्म में अपने किरदार को लेकर बहुत मेहनत की। आलम यह था कि शूटिंग के दिनों में देवानंद को लोग बंबई की सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में बैज लटकाए अक्सर देख लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक सीन की शूटिंग हो रही थी। सीन में देवानंद एक पैसेंजर को ताज होटल में छोड़ते हैं। सीन की शूटिंग के दौरान देवानंद ने जैसे ही पैसेंजर को ताज होटल के आगे उतारा, एक फॉरेनर गले में कैमरा लटकाए उनकी टैक्सी में घुसते हुए बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट प्लीज। देवानंद ने रेयर व्यू मिरर से उसको देखा। उसने दोबारा कहा, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट प्लीज। इस बार देवानंद ने अपनी टोपी उतारते हुए मुड़कर उसकी ओर देखा। फॉरेनर ने फिर से कहा, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट प्लीज, आई एम श्योर यू नो वेयर इट इज, आई एम इन ए हरी। अब साहब ये नजारा देख बाहर खड़ी भीड़ में लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हीं में से एक ने आकर उस विदेशी पैसेंजर को बताया कि आप जिससे बात कर रहे हो भाई, वो भारतीय फिल्मों का बहुत बड़ा स्टार है। अब चौंकने की बारी उस फिरंगी की थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, व्हाट। देवानंद ने इस बार फिर से टोपी उतारते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर, आई एम सॉरी यू हैव टू टेक अनदर टैक्सी, दिस वन इज नॉट फॉर हायर। अब उस पैसेंजर को सारा मामला समझ में आ गया। देवानंद को देखते हुए उसने हैरत से पूछा, व्हाट इज योर नेम सर? और देवानंद ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सर इफ यू गेट टू सी
an Indian film named Taxi Driver in your country, you will get to know the name of the guy you just met. Bye bye. और बाहर निकलकर आदर से अपने ग्राहक के लिए खुद दरवाज़ा खोला। विदेशी मेहमान ने दूसरी टैक्सी ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, लेकिन देखता रहा पीछे के कांच से इस अनोखे टैक्सी ड्राइवर देवानंद को। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और आपसे पूछा था कि आप बताइए इस पर कौन सा हिंदी फिल्म का गाना बेस किया गया है। एक बार फिर धुन सुनिए। जी, समझ में आया? एनी गेस? कौन सा? बताओ, माइक के पास आ जाओ। एक हसीना थी, बिल्कुल सही है। एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। बिल्कुल सही। उसके पहले का जो प्रिल्यूड बिल्कुल सेम है। बहुत ऑब्वियस है ये, पर हकीकत ये है कि आपने गिटार का जो पीस सुना उस दिन में, वो बजाया था जॉर्ज बेंसन ने। उनके हिट नंबर से ये प्रिल्यूड है। टाइटल था वी एज लव। ये नंबर उनके ग्रैमी अवार्ड विनर एल्बम वीकेंड इन LA में से लिया गया है। 1978 में रिलीज हुआ था। ये नंबर कंपोज किया था बेंसन के बैंड के कीबोर्ड प्लेयर रॉनी फॉस्टर ने। बिल्कुल, कितना ऑब्वियस है ना। और इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म कर्ज के लिए इस्तेमाल किया। सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, राज किरण, सिमी ग्रेवाल, प्रेमनाथ और प्राण। गीत आनंद बख्शी के लिखे थे। सब आपको पता पड़ गया है। ओरिजिनल कहाँ से है? बीकानेर के रामेश्वर पवार ने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ का फिल्मों से कोई संबंध रहा है? तो हमने रिसर्च किया और पाया कि फैज़ का फिल्मों से सीधा जुड़ाव सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान तक ही रहा, वो भी बहुत लिमिटेड। पहली फिल्म जिसमें फैज़ अहमद फैज़ ने गीत और डायलॉग लिखे थे वो थी AJ कारदार की फिल्म जिसका टाइटल जागो हुआ सवेरा। ये फिल्म 25 मई 1959 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में म्यूजिक था तिमिर बरन भट्टाचार्य का, जो हिंदी फिल्मों के भी कामयाब संगीत निर्देशक रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने इसके साथ ही कारदार की एक और फिल्म की, टाइटल दूर है सुख का गांव, इसके लिए भी लिखा, मगर यह फिल्म पूरी बन नहीं पाई। कारदार की ये एक और फिल्म कसम उस वक्त की, इस फिल्म में फैज़ ने गीत लिखे थे। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जोश मलियाबादी ने लिखा था। यह फिल्म रिलीज हुई 1962 में। फैज़ की एक और फिल्म थी मसूद परवेज द्वारा निर्देशित फिल्म सुख का सपना, जो 5 जनवरी 1962 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गाने भी फैज़ ने लिखे थे। इसके बाद फैज़ का फिल्मों से क्या संबंध रहा कि नहीं रहा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हिंदी फिल्मों की। तो हिंदी फिल्मों से पाकिस्तान के फैज़ अहमद फैज़ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ एक गाने का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हुआ यूं कि 1968-69 में प्रेम जी एक फिल्म बना रहे थे चिराग, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राज खोसला, संगीत मदन मोहन का, और गीत लिखने की जिम्मेदारी थी मजरूह सुल्तानपुरी पर। इसमें एक सिचुएशन थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मदन जी का कंपोज किया और मजरूह साहब का लिखा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो एक लाइन है, ये फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत ही चैतन्य एक नज़्म है, उसकी एक लाइन है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों के सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो इसमें ये लाइन है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों के सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मुझे ये मालूम है कि इतनी सी लाइन को लेने के लिए
मजरूह सुल्तानपुरी ने एक लेटर लिख के परमिशन मांगी थी फैज़ अहमद फैज़ से कि क्या मैं आपकी लाइन इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे तो मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में मालूम है बहुत अच्छी तरह से, वो कर भी सकते थे, एक ही लाइन है ना, लेकिन एथिक्स देखिए, उच्च विचार देखिए, मॉरल्स देखिए, एक लाइन भी इस्तेमाल करने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने परमिशन मांगी थी और फैज़ अहमद फैज़ ने उनको परमिशन दी। और जब गाना सुना तो मैंने ये सुना है कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, बहुत बेहतरीन, जो मैं नहीं कह पाया वो तुमने कह डाला मजरूह। इतना तक कनेक्शन मुझे मिलता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान के होते हुए भी लोगों ने उनकी शायरी को बहुत सराहा है, बहुत मान दिया है और बहुत बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत इनकलाबी शायर थे और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोगों के ऊपर उनकी शायरी ने प्रभाव डाला है। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा चाहता हूँ आपसे। कल फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, जय हिंद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।